इन खबर में आप सभी का स्वागत है। हम सब यहाँ मौजूद हैं चर्चा के लिए। जी हाँ, एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है और अब हम बात करने वाले हैं नतीजों की। एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितना वोट परसेंट मिलता दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, जहाँ सबसे ज्यादा सियासत गरमा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक भाजपा को 280 से 326 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सी वोटर के मुताबिक भाजपा को 228 से 244, टुडेज चाणक्य के मुताबिक भाजपा को 294, इंडिया न्यूज जन की बात के मुताबिक भाजपा को 222 से 260 और टाइम्स नाउ वीटो के मुताबिक भाजपा को 225 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 71 से 101 सीट, सी वोटर को 132 से 148 सीट, टुडेज चाणक्य के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 105 सीट, जन की बात के मुताबिक 135 से 165 सीट और टाइम्स नाउ वीटो के मुताबिक 151 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य के खाते में सिर्फ 20 सीटें आ रही हैं। तो इस पर हम सर से बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतने पीछे रह गई। देखिए, एक तो एग्जिट पोल है जो सबसे ज़्यादा अभी पढ़ के बता रही थी, तो मुझे आज तक एक्सिस ने जो दिया है वो पता नहीं क्यों उतना रियलिस्टिक नहीं लगा। हालांकि ये चुनाव है, कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस समय वोकल है और अखिलेश यादव की सभाओं में जो भीड़ जुट रही थी वो नेचुरल भीड़ थी। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी पे ये आरोप लगे कि आप सत्ता में हैं और आप मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद वो भीड़ नहीं आ रही है जो कि समाजवादी पार्टी के पास आ रही है। लेकिन एक फैक्टर और काम कर रहा है, वो है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर से मुफ्त में अनाज, मकान के लिए 2.5 लाख रुपया, शौचालय, तो वो गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। जनधन खाता वगैरह तो पहले से इनका है, उज्ज्वला वगैरह पहले से है, तो गांव-गांव तक पहले से पहुंचा हुआ है। तो जो नीचे का तबका है वो उन योजनाओं से प्रभावित है। तो ये कहना मतलब बहुत मुश्किल है कि किसके खाते में कितनी सीटें, लेकिन हाँ, ये जो एग्जिट पोल आए हैं इसमें एक को छोड़ करके बाकी काफ़ी हद तक एक दूसरे के आसपास है। लेकिन उसमें जो क्रॉस करा रहे हैं बहुत ज़्यादा, 280 से ज़्यादा शायद सीटें दी, 326 तक, वो थोड़ी बात उतनी हजम नहीं। लेकिन सर समाजवादी पार्टी तो इतनी आगे आ रही थी, फिर साइकिल कैसे पीछे छूट गई? समाजवादी पार्टी कई बार क्या होता है ना कि जो भीड़ दिखाई देती है, देखिए उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो धर्म और जाति बहुत ज़्यादा हावी है। और समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, जैसे मान लीजिए यादव और मुस्लिम जोड़ा जाता है और अखिलेश यादव ने इस बार पिछड़ों को भी जोड़ा है, अन्य पिछड़े बड़े नेताओं को भी। तो ये देखना पड़ता है कि मायावती यानी बसपा का जो वोट बैंक है वो वोकल नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, खासतौर से यादव और मुस्लिम, वो बहुत ज़्यादा वोकल है। आप इसको और रियलिस्टिक वे में समझना चाहते हैं तो ऐसे मान लीजिए कोई ये मार्शल कौन जिसकी भुजाओं में ताकत है, जो हजारों की भीड़ के सामने अपनी बात कहने में विश्वास रखता है या कह लेता है, और एक वो वोट बैंक होता है जो वोट तो कर रहा होता है लेकिन बोलता नहीं है। तो अखिलेश यादव की सभाओं में बोलने वाले वोकल लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो साइलेंट वोट बैंक है उसको हम काउंट ही न करें। तो निश्चित रूप से जमीन पे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मजबूत दिखी है और जो जितने एग्जिट पोल है एक को छोड़ करके वो काफ़ी हद तक आसपास है, तो वो मुझे रियलिस्टिक सा लगता है। पर सर उत्तर प्रदेश में देखिए तो क्या यहाँ कह सकते हैं कि फेस चला है, क्योंकि केंद्र में जैसा आपने कहा केंद्र सरकार की कई योजनाएं ज़मीनी स्तर पर पहुँच गई, पर समाजवादी पार्टी की उतनी योजनाएं केंद्र की तरफ से नहीं आई या केंद्र से भी उसका मनमुटाव रहा है। तो कह सकते हैं क्या केंद्र का कुछ फेसिज्म चला इधर उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब तक बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक उनके पास ब्रांड वही है, ब्रांड मोदी, और दूसरे नंबर पे आते हैं योगी। समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में होते हो तो एक तरफ आपको फायदा हो रहा होता है, दूसरे तरफ नुकसान हो रहा होता है। फायदा क्या होता है कि जो कोई भी पार्टी सत्ता में रहेगी, चाहे केंद्र में रहे या राज्य में रहे, तो उससे लोगों की स्वाभाविक नाराजगी उभरती है मुद्दा आधारित, जैसे बेरोजगारी है इस तरह।
महंगाई है, महंगाई से आदमी त्राही त्राही कर रहा है, बेरोजगारी 9% के आसपास है, तो इसको बोलते हैं एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर। केंद्र में भी हो गए, स्टेट में भी हो गए, डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद इन समस्याओं का समाधान नहीं, तो लोगों की नाराजगी किससे होगी? जो सत्ता पक्ष में है। तो विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन विपक्ष में जब आप रहते हो तो आपके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि आप लोगों को कुछ दे करके और उनकी सहानुभूति और समर्थन हासिल कर सके, सिवाय कि आप आलोचना करने के, भीड़ जुटाने के, सत्ता पक्ष को ब्लेम करने के, और कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। और अखिलेश यादव ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो सत्ता में आते हैं तो मान के चलिए कि इस बार ये भी क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। पिछली बार भी उन्हीं को गया था, उन्होंने पहली बार यात्रा अपनी निकाली थी और ग्रैंड सक्सेस मिली थी उसमें उनको। मेहनत बहुत किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, जैसे अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार तो मायावती बहुत ज़्यादा ठंडी नजर आई, उनका कहीं कोई ना, उन्होंने कोई रैली की ना जनसभा की, तो उनका मतलब वो वाला वोट किसके खाते में जाता दिख रहा है? एक बात तय मानिएगा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मार्शल कौम है, जो बाहुबली टाइप की है, उसके साथ दलित को अटैच होने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार को ब्राह्मण के साथ अटैच हो सकता है, ब्राह्मण से उससे दिक्कत नहीं होती, वैश्य के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो दबंगई करते हैं उनके साथ वो नहीं जाता है। तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसके साथ दलितों का जुड़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बीजेपी ने कोशिश की है कि मायावती का जो वोट बैंक है जाटव, तो दलितों में भी दो तरह के वोट बैंक हो जाते हैं, जाटव और गैर जाटव। मायावती जाटव समाज से आती है, वो 55% के आसपास है, और गैर जाटव, तो गैर जाटव में वाल्मीकि वगैरह का पहले से समर्थन बीजेपी को मिलता रहा। इस बार बीजेपी ने क्या कोशिश की है कि यदि मायावती ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है या किसी स्ट्रेटजी के तहत ऐसा कर रही है, तो वो जाटव वोट बैंक भी बीजेपी को वोट करेगा एक हद। सर, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार हमेशा से रही, क्या लगता है कि अभी जिस तरह की मतलब अनुमान लगाए जा रहे हैं, बीजेपी इतने स्तर पर जीत गई, तो अभी कोई ऐसी पार्टियां एक साथ मिलकर ऐसी सरकार स्थापित करे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अस्थिरता का दौर शुरू होता है वो 1993 मतलब 90 के दशक वाले से मान लीजिए। उसके पहले तक तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, 89 में मुलायम सिंह यादव बने थे, उसके पहले तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का 90 के दशक में उभार हुआ है, उसके बाद से कांग्रेस जो है कमजोर होती चली गई, और बीजेपी ने जो मंदिर आंदोलन है वहाँ से अपने को उभारा, जिसके जवाब में बीपीसी कमंडल वाली राजनीति लेकर के आए थे। रही बात गठबंधन की, तो चूंकि उत्तर प्रदेश में 90 के बाद से 93 के बाद से प्रयोग होते रहे, समाजवादी पार्टी, बसपा, फिर बसपा, बीजेपी, ऐसे प्रयोग चलता रहा है। फिर जब 2002 में बीजेपी चुनाव हार गई, फिर जो है किसी को नहीं मिला, फिर जो है गठबंधन होता रहा। लेकिन 2007 से लेकर 12 तक मायावती की सरकार अपने दम पे थी, 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार अपने दम पे थी, और 2017 से 2022 तक बीजेपी की सरकार अपने दम पे। बेशक वो कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और उनको भी हिस्सेदारी उनकी भी रही, लेकिन बीजेपी को 300 के पार सीटें मिली थी। तो अब इस बार ये देखना है, दो तरह के अलायंस होते हैं, एक प्री पोल अलायंस और एक पोस्ट पोल अलायंस। तो प्री पोल अलायंस तो दोनों दल करके गए हैं, छोटे छोटे दलों को साथ जोड़े हैं। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या किसी गठबंधन को साफ साफ बहुमत मिल जाता है। यदि बहुमत मिल जाता है तो गठबंधन की मतलब पोस्ट पोल अलायंस जो होता है उसकी बात करनी बेमानी है। नहीं मिलता है, उस कंडीशन के लिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी के प्रति बीजेपी पूरे चुनाव में सॉफ्ट कॉर्नर रखा, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जाता है कि चुनाव के दौरान और गठबंधन के दौरान दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल उनका ठीक नहीं था। तो फिर चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे और छोटे दल हो, निश्चित रूप से जो भी बहुमत के नज़दीक रहेगा वो उनकी साधने की कोशिश करेगा। राजनीति में इसको जायज़ माना जाता है। हमारे और आपके हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से बेशक वो जायज़ ना। तो हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं एक दो को छोड़ दें तो एग्जिट पोल एक ही नतीजे दिखा रहे हैं, उन्होंने भाजपा को बहुमत दिखाई। अब ये कितने हद तक सही होते हैं और कितने गलत होते हैं ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसके सर पर मुख्यमंत्री का सेहरा सजता है। तब तक आप बने रहिए इन खबर के साथ।